हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया, कंप्लीट करंट अफेयर्स यहाँ पे किया जाएगा। 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, कोई पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इस सीरीज़ पे रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अब हम करंट कर रहे हैं। साइंस टेक के हम कर चुके हैं, एनवायरमेंट अब हम फोकस करेंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ करंट भी देखेंगे। यहाँ पे हिंदू इंडियन एक्सप्रेस योजना, कुरुक्षेत्र, जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी सोर्सेज हैं वो सब कवर किए जाएंगे। जितनी भी वीडियोस हैं इनके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। एक और न्यूज़ है, सिक्का 33 कोड लगा के अब आपको 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हर कोर्स पे। कोई भी आप studiiq.com से कोर्स या फिर हमारी ऐप से कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे सिक्का 33 कोड लगाइए और आपको यहाँ पे 33% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 651 पे। हम 650 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ से हम एनवायरमेंट पे अब फोकस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एमिशंस गैप रिपोर्ट 2021। ये 12th एडिशन है यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट का। यहाँ पे आप देखेंगे अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉप देखा गया 5.4% का 2020 के सिनेरियो में ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, और बेसिकली अब जो है वो वापस से बाउंस बैक हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ड्रॉप था 2020 में, अब वो बाउंस बैक हो रहे हैं जैसे जैसे जो इकॉनमी है या फिर आप कहेंगे इंडस्ट्रीज जो है वापस से स्टार्ट हो रही है। तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। देखिए, यूएनईपी की रिपोर्ट आती है। सबसे पहला फैक्ट ये है, रिपोर्ट का नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट 2021। इसको पब्लिश किया गया है। 12th एडिशन अभी पब्लिश हुआ है। यहाँ पे नए जो नेशनल क्लाइमेट प्लेज होते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। ये बात की जाती है किस तरह से मिटिगेट करना है। ये देखा जाता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखा गया था एक अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉप था एमिशंस में, यानी जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के जो लेवल्स थे वो 5.4% तक ड्रॉप हुए थे 2020 में। देखिए, लॉकडाउन था, इंडस्ट्रीज बंद थी, मूवमेंट बंद था, लेकिन अब वापस से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है कंसनट्रेशन है ये फिर से राइज कर रहा है। तो ये इस रिपोर्ट ने बताया है। चलते हैं COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के गोल्स की तरफ। आपको बताना है कौन कौन से इसमें से गोल्स हैं। नेट जीरो एमिशन 2050 तक, अडॉप्ट करना है आपको टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स, मोबिलाइज करना है फाइनेंस और वर्क टुगेदर टू डिलीवर द गोल ऑफ COP26। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। देखिए, COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल, जो आपका पैनल है क्लाइमेट चेंज का, उन्होंने पब्लिश किया एक असेसमेंट रिपोर्ट और कहा किस तरह से अर्थ का क्लाइमेट, हीट वेव्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ड्रॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो इसके लिए COP26 के कुछ गोल्स थे। 4 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। नेट जीरो बाय 2050, अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स, ये चारों जो गोल हैं चारों COP26 के हैं। मोबिलाइज फाइनेंस एंड वर्क टुगेदर टू डिलीवर। COP है क्या एग्जैक्टली देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये बनी थी क्लाइमेट चेंज को लेके। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर बनाई गई थी 1994 में जब ये बना था। यहाँ पे आइडिया बस यही है, स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, जो भी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में उसको कम करना है। इसमें ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई थी मेंबर स्टेट्स की। सबसे पहले आपको मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को, यानी कम करना है। फिर कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ जिससे इम्पैक्ट कम किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेट करना है, ट्रेन करना और पब्लिक अवेयरनेस लेके आनी है क्लाइमेट चेंज को लेके। COP मेंबर्स जो हैं वो हर साल 1995 से मिल रहे हैं। लगभग 198 पार्टीज़ हैं। इंडिया, चाइना, USA, जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप नेशन हैं, सब इसकी यहाँ पे मेंबर्स हैं। चलते हैं 653 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वाटर एंड क्लाइमेट कोलिशन। ये एम करता है, एक्सलेट करता है प्रोसेस टू द गोल्स ऑफ वाटर रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी SDG 6 की बात यहाँ पे की जा रही है। इट हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वाटर एंड क्लाइमेट कोलिशन की चर्चा है। एम क्या है, आपको एक्सेलरेट करना है जो आपका SDG गोल 6 है उसे अचीव करने में। SDG गोल 6 क्या है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो क्लाइमेट कोलिशन है कौन एंडोर्स कर रहा है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, 2 यहाँ पे रॉन्ग है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे नहीं कर रही है। इसे करने के लिए है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी जिसने एंडोर्स किया कि वाटर डिक्लेरेशन एक एंडोर्स किया और ये कहा कि SDG 6 को हमें यहाँ पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। एक एसोसिएटेड प्लान ऑफ एक्शन लेके आना है। जो कंट्रीज या जो मेंबर्स हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के, वो मिलके इसको अचीव करेंगे। अब ये वर्ल्ड एंड क्लाइमेट कोलिशन क्या है, ये एक कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक थिंक टैंक है जो फोकस करता है कि किस तरह से हाइड्रोलॉजिकल,
क्रायोस्फीयर मीटरोलॉजिकल क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन हो, रिजिलियंट इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो और अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो अडेप्ट की जा सके। तो ये बेसिकली इसका मेन एम है। अब आपको बताना कौन सी ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है उसने अनाउंस किया है कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बन जाएंगे 2060 तक। रशिया, वेनेजुएला, सऊदी, ईरान। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? सऊदी अरेबिया करेक्ट है। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में कहा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, उसने कहा कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है 2060 तक अचीव कर लेंगे। नेट जीरो का मतलब जितना एग्जॉस्ट होगा उतना ही उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा एफर्ट है कि हम मैन मेड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें। सऊदी अरेबिया की बात करें तो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से उनकी इकॉनमी चलती है, रिलायंस उनका फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली अपनी इकॉनमी को भी अब वो एक तरह से डाइवर्ज कर रहे हैं, अलग तरह से इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, आईटी हब बना रहे हैं, सर्विस सेक्टर हब बना रहे हैं, जिससे कि इस तरह का रिलायंस जो है ऑयल पे कम किया जा सके। चलते हैं 655, द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पहला है अपने तरह का, किसने लॉन्च किया है? तो यूएनईपी, यूएनएफसीसी, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर या वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW ने इसको लॉन्च किया है। याद रखिएगा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, तो CEEW है इसका करेक्ट आंसर। अब रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे किया गया। अच्छा, किसने किया? काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ये नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। रिपोर्ट को लॉन्च किया गया और इस रिपोर्ट पहली बार ऐसी रिपोर्ट आई है, इसका नाम है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। यहाँ पे काउंसिल एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर को आप एक कॉमनली जो है वो CEEW के नाम से जाना जाता है। दिल्ली बेस्ड एक नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। चलते हैं 656 की तरफ। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ठीक है। किस कंट्री के साथ इंडिया ने क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है वो लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है इसका यूएस से। देख लेते हैं, इंडिया और यूएस ने मिलकर एक लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये क्या है? ये 2 ट्रैक सिस्टम है, या फिर आप कहें दोनों कंट्रीज जो है डिप्लोमेटिकली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। इंडिया यूएस क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की पार्टनरशिप के लिए। अब इसके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। क्लाइमेट एक्शन सेगमेंट, जहाँ पे दोनों कंट्रीज एमिशंस को कर्व करेंगी, एक्शन लेंगी, फिर फाइनेंसेस को मोबिलाइज करेंगी जिससे कि ऑल्टरनेट मैकेनिज्म पे हम जा सके। जैसे कि भारत ने कहा है या फिर दोनों कंट्रीज ने मिलकर कहा है कि 450 गीगावाट 2030 तक हम यहाँ पे स्केल अप करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। क्लाइमेट अडेप्टेशन करेंगे, रिजिलियंस करेंगे, जहाँ पे हम इस तरह से रिजिलियंस वाले मेथड्स अपनाएंगे जिससे हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़े। तो याद रखिएगा, इंडिया और यूएस ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग साइन किया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनमिंग डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? रामसर कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसिल कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो डी करेक्ट है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें। कुनमिंग डिक्लेरेशन जो है 100 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, 15th मीटिंग में इसको अडॉप्ट किया गया था। थीम क्या थी? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने ये जो कुनमिंग डिक्लेरेशन है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए लाया गया है। अब यहाँ पे आइडिया बस यही है कि मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन किया जा सके, यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग कर सके और बायोडाइवर्सिटी जो है वो आप सपोर्ट कर सके और उसका रिजुविनेशन और रेजिलियंस जो है वो हो सके। अब इससे अडॉप्ट करने से क्या होगा? जो नेशंस ने अपने आप को कमिट किया हुआ है कि वो डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे और इफेक्टिव पोस्ट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी को इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे मिलके इस कुनमिंग डिक्लेरेशन के थ्रू बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात करेंगी। चलते हैं 658 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का जो जेनेसिस है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 से आता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें, उसने यूनानिमसली वोट किया है जिससे क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को यूनिवर्सल राइट की तरह या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की तरह अडॉप्ट किया जा सके। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। देखिए दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसने यूनानिमसली वोट किया है कि किस तरह से क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हम प्रमोट कर सके। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स इन सब ने रिकॉग्नाइज किया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया UDHR 1948 के थ्रू। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जितने भी UDHR के मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का एक यूनानिमस वोट हुआ है जिसमें हमने क्लीन, हेल्दी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट माना है। तो आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है या नहीं है। अब राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो 1972 के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में भी रूटेड है और इसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट।
चलते हैं 659 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। हाई एम्बिशन कोलिशन की बात करनी है। अब यहाँ पे इट वाज लॉन्च इन 2019 बाय कोस्टा रिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये एक ग्लोबल डील है जहाँ पे नेचर पीपल जो है वो एक सेंटर गोल के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड लैंड और ओशन को। कब तक? 2030 तक। और रिसेंटली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, इसलिए न्यूज़ में था। हाई एम्बिशन कोलिशन नेचर फॉर नेचर एंड पीपल, एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड ओशन, ये बेसिकली यहाँ पे दर्शाता है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए ऑल थ्री आर करेक्ट। तो अभी एक सेरेमनी हुई थी फ्रेंच और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें इंडिया ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये लगभग 70 कंट्रीज का ग्रुप है और ये ग्लोबल प्रोटेक्शन की बात करता है। इसका ग्लोबल गोल यही है, ठीक है। तो इसके जो करेंटली मेंबर्स की बात करें, लैटिन अमेरिका, यूरोपियन, इंडिया पहला ब्रिक मेंबर है ना। तो ब्रिक ब्लॉक ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज से इंडिया पहला मेंबर है जिसने HAC को ज्वाइन किया है। तो अल्टीमेटली क्या है? हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये बेसिकली इनिशिएट किया गया था वन प्लैनेट समिट पेरिस में, और इंडिया ने यहाँ पे इंडिया ने कहा है जैसे कि इंडिया ने एक मेजर रोल प्ले किया है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में। तो अल्टीमेटली इंडिया यहाँ रह के भी इस प्रोटेक्शन को आगे बढ़ा पाएगा। इनफैक्ट एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रमोट करना है इंटरनेशनल अग्रीमेंट जिसमें 30% वर्ल्ड लैंड और ओशन जो है वो 2030 तक प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हल्के हल्के करके हम सारा क्लेम करेंगे, लेकिन अभी 30% 2030 तक का हमारा गोल है। HAC हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, जिसमें इंडिया मेंबर बन चुका है। चलते हैं 660 की तरफ। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 कौन रिलीज करता है, किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड या जर्मन वॉच? तो जर्मन वॉच इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है इसने क्या एनालाइज किया है, ये बेसिकली ये देखता है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो कितनी ज़्यादा इंपैक्टेड है वेदर चेंज से या वेदर लॉस से या वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट से, जिसमें स्टॉर्म, फ्लड, हीट वेव्स हो। रिसेंटली डेटा 2019-2020 का आया है, जिसमें ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड 2019 में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे थी जब, और बहामास थी, जबकि 2020 से 2019 तक प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हाइती जो है वो हाईएस्ट रैंक थी। अब ये कौन रिलीज करता है? ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच इसको रिलीज करता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया 33% डिस्काउंट है, सिक्का 33 कोड आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।